नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली की ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, करंट अफेयर्स तो नहीं है इसमें। पर्यावरण का जो अपना यूनिट 9 है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पर्यावरण का यूनिट 9 कंटिन्यू करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर प्रोबेबल क्वेश्चंस यानी कि जो आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है, 15 से 20 लेक्चर के अराउंड हो चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस है और हमको किन इन आधार इनको बेस बना के ही अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये बेस बनते हैं, इन्हीं के आधार पे बनते हैं। अब आज का जो है वो थोड़ा टिपिकल हो रहा था, तो मैंने थोड़े इजी क्वेश्चंस लिए आज के लेक्चर में, थोड़े से इजी क्वेश्चंस लिए आज के लेक्चर में। ठीक है, लेकिन ये फिर भी वही है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग 25 क्वेश्चन हम देखेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इनमें। ठीक है, और जब तक यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा कि जब तक मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा और ऑप्शंस रीड करूंगा तब तक आपको टाइम मिल जाएगा सोचने का, उसमें आप बता दीजिएगा, उसके बाद मैं फिर आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करे हुए एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही देखो, अभी रियल क्वेश्चन से पेपर से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने। ठीक है, पेपर से स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी हार्ड सब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि इजी आएगा हार्ड आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है बस उसको अटेम्प्ट कीजिए सिंसियरली। ठीक है, और पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा ताकि आपका आंसर कुछ नहीं आ रहा हो तो उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन स्टार्ट कर देते हैं। भारत की जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित की गई? बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। कौन से ईयर में भारत का जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ? 1999 में, 2014 में, 2000 में या 2002 में? ठीक है, अब सोचिए जब तक मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में ये 2010 में हुआ था। ठीक है, चलो तो ये कब का हुआ, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। ठीक है, 2002 में करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2002 में। ठीक है, करेक्ट है, सिंपल है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इससे हमको क्या लगना है कि हमको एक्ट्स और ईयर हमको पता होने चाहिए इन जनरल। कल मैंने एनजीटी के बारे में बताया था, एनजीटी का बता दो अगर आपको पता हो तो, कि कब कौन से एक्ट से पास हुआ। 18 अक्टूबर, आप वेरीफाई कर दो इसको, 18 अक्टूबर 2010 है क्या? इससे संबंधित सवाल बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलो, विश्व जैव विविधता दिवस, अगेन डेट, डेट, डे एंड ईयर। थीम भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, कभी कभी इंपॉर्टेंट थीम आती है उस टाइम पे कि इस टाइम पे ये चैलेंज ये लिया गया, इसको फोकस रखेंगे। थीम मतलब उसको एरिया को फोकस करेंगे उस एरिया पे, तो ये भी पता होना चाहिए। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली पेपर से स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और ये गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 29 दिसंबर, 15 जुलाई, 5 जून और 22 मई। ठीक है, अब आप मुझे बता दो बस 5 जून को क्या मनाया जाता है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है सी, 22 मई। ठीक है, 22 मई है, तो आप कमेंट सेक्शन में इतना बता दो 22 अप्रैल को क्या मनता है। 22 मई तो आ ही गया, और 22 जून, ठीक है, 22 मार्च भी है क्या कुछ? ठीक है, और 5 जून, तो ये मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में ये क्या है। इससे रिवीजन हो जाएगा चीज़ों का, और लास्ट में यही है, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना ज़्यादा सक्सेस। ठीक है, उतना ही ज़्यादा सक्सेस रिवीजन। थर्ड नंबर के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब, कौन सी ईयर में हुआ? और अगर आपको डायरेक्टली पता होता है ना, तो आप डायरेक्टली पहले मार्क कर लो ऑप्शंस को देखे बिना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शंस को मत देखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप क्या है कि डायरेक्टली मार्क कर लो, इसमें क्या होगा, 1960, 1965, 1970 या 1972। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी। ठीक है, ऑप्शन 4, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा। 1972, 1986 हो जाएगा आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, पर्यावरण प्रोटेक्शन संरक्षण अधिनियम का, और 1970 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, पीसीए एक्ट, पीसीए एक्ट, पीसीए एक्ट। ठीक है, इनकी भी मैंने एक क्लास ले रखी है, मतलब प्रीवियस प्रीवियस क्लासेस लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ें भी कवर कर रखी है, अगर आपने सिंसियरली उन क्लासेस को देखा होगा तो। ठीक है, चलो, 1972 हो ही गया, अपना आंसर करेक्ट आ गया, डी आंसर। होप इजी क्वेश्चन है और आप सही कर रहे होंगे। चौथा क्वेश्चन आ जाओ।
एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। एक होती है एक्स सीटू यानी कि साइट के बाहर, उसकी नेचुरल हैबिटेट के बाहर, और एक होता है इन सीटू, वहीं पे जहाँ वो रहता है उसकी बात हो रही है। तो ये बोल रहा है कि एक्स सीटू परस्थानीय संरक्षण संरक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन कहाँ है। अभी थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल है, डायरेक्टली टिक मत करना, थोड़ा सोच लेना। इजी क्वेश्चन है लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर डायरेक्टली बिना सोचे समझे तुक्का मारोगे, ठीक है। सभी पादपों, सभी जंतुओं, संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं दोनों, सभी पादपों एवं तो ऑप्शन ए है ऑल प्लांट्स, ऑप्शन बी है ऑल एनिमल्स, ऑप्शन सी है थ्रेटन प्लांट्स एंड एनिमल्स, या ऑप्शन डी है बोथ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि कोई थ्रेटन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो, ऑल प्लांट्स केवल ऐसा तो नहीं है केवल एनिमल्स के लिए, ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स बनते हैं वहाँ पे, ऑल प्लांट्स प्लांट्स भी नहीं है, तो ऑल तो वैसे भी गलत हो जाएगा। क्या आप केवल एनिमल्स के लिए है तो वो भी नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, अब सी और डी में है बचा। तो सभी पेड़ों, इन जनरल इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, जो सभी जो पेड़ है जो संरक्षित है, जो भारी मात्रा में है, उनको बचाने की क्या जरूरत है, तो है ही, संरक्षण तो है ही उनको। वो तो भारी मात्रा में संरक्षण तो उनका किया जाएगा ना, जिनका कमी है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या कमी की ओर अग्रसर है, ठीक है, विलुप्त की तरफ अग्रसर है, उनकी तरफ ही तो वो किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, तो जब आपको फ्री माइंड होता है तो आप सही कर लेते हैं, वहाँ गलत अटेम्प्ट करके आते हैं, बाहर आते हैं तो सोचते हैं अरे ये तो इजी क्वेश्चन होगा ये, फिर ये कैसे गलत हुआ, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन ही है, बस सोचना है थोड़ा सा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, इन सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूड, वापस स्वस्थानिक संरक्षण की बारे में बात कर रहा है, इन सीटू कंजर्वेशन की बात कर रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेड फॉरेस्ट। ऑन साइट, इन सिटू ऑन साइट, उसी जगह पर इन जनरल उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको रखा जाता है, तो वो कौन सा है इनमें से। इन सिटू एक्स सिटू पे वीडियो ले चुके हैं और ये सिंपल क्वेश्चन भी है, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा है, इतना तो पता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है, सेकंड और थर्ड तो है। तो सेकंड और थर्ड किस किस में आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड इसमें आ रहा है, सेकंड और थर्ड इसमें आ रहा है, और सेकंड और थर्ड इसमें आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बायोस्फीयर रिजर्व भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ रहे हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब ये भी नहीं होगा। अब बचा अपना 50-50, यानी कि सेकंड और फोर्थ। अब आपको खेल खेलना है सैक्रेड ग्रुप्स पे, पवित्र जंगल पर। तो पवित्र जंगल ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट जैसे हो गए, सब जगह वैसे अलग 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 जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अपने राजस्थान में खेजड़ी होता है, खेजड़ी की, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये स्वास्थ्य संरक्षण इन सीटों में ही आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल फोर, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। पवित्र स्थान जो जहाँ पे है उन्हीं की वहाँ पे पूजा की जाती है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत ज़्यादा फेमस है, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों के, ये जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के बहुत ज़्यादा वहाँ ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कितने जैव भेद भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है, तो कितनों में है भारत, भारत की बात हो रही है, भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है, तो ये कितने में, 5, 10, 15 या 20, सीधा फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, सोच लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है दो, दो, 10 भौगोलिक बायोडाइवर्सिटी बायोजोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पे, साइट्स। साइट्स क्या है, 1973 का कन्वेंशन था, 1973 में साइट्स, तो इसका फुल फॉर्म पूछा था मैंने, पहले भी क्लास में ले चुका हूँ और मैंने कहा था फिर इस पे आ सकता है। संकाटपन प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सम्मेलन, संकाटापन प्रजातियों के व्यापार में भारत के केंद्र, पर्यावरण वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के इरादे से केंद्र और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान का केंद्रीय संस्था। Convention on International Trade in Endangered Species, Center in India for the Endangered Species, Center intended to training in environmental scientists, Center Institute of Technical Environmental Science। तो इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म सिंपल है, और ये कन्वेंशन था, किसका था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो भारी व्यापार हो रहा है इन स्पीशीज का, इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका जो ट्रेड होता है, ठीक है। पहले के जमाने में जैसे हाथी के दांत हुआ करते थे, शेर की खाल हुआ करती थी, उनको रोकथाम के लिए, उनकी रोकथाम के लिए एक कन्वेंशन है, उनको प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन है, ठीक है। तो ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, सिंपल क्वेश्चन था, 7 का ए आंसर करेक्ट है। 8वें पे आ जाओ, भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई, फिर कह रहा हूँ ईयर इंपॉर्टेंट है। बाघ परियोजना का प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, ठीक है।
एनटीसीए बताना आप इसके बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बताना ये इसको कौन हेड करता है, इसका कौन हेड है, एनटीसीए का कौन हेड है, इसको कौन हेड करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का हेड कौन है, कौन इसको हेड करता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1970, 1973, 1977, 2000, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1973। ठीक है, मैंने एनिमल्स के लेके प्रोजेक्ट्स को लेकर वीडियो बनाए हुए हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, और मैंने डायग्राम के साथ बनाए हुए हैं। ठीक है, डायग्राम और पिक्चर, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, हंगुल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर हो ही गया। प्रोजेक्ट राइनोसेरस, गेंडा, आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये सब चीज़ें लिंक करके और आपको पढ़ना है। मैंने डायग्राम से ही दे रखा था। 90 क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत के किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान है? सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसका मतलब नेशनल पार्क करने इजी भी आ सकते हैं, हार्ड भी आ सकते हैं, ऐसे मैचदा कॉलम में भी आ सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। जल्दीबाजी में टिक गलत मत कर देना, बस इतना सा ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं खुश हो गया हाँ इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें जल्दीबाजी में गलत टिक मत कर देना। गिर नेशनल पार्क, गिर गुजरात में, गिर गुजरात में। वाइल्ड बफेलो मिलते हैं, ठीक है, वाइल्ड बफेलो मिलते हैं। भैंस, भैंसों के लिए, ठीक है, मधेसी ट्राइब भी एक, ठीक है। चलो, गुजरात में वाइल्ड बफेलो गिर नेशनल पार्क। एक कैनाइन डिजीज हुई थी दांतों में, शेरों के दांत उसमें बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, तो वो कैनाइन डिजास्टर डिजीज थी। कैनाइन डिजास्टर, कैनाइन होता है ना ये दांत वाला पार्ट, उसको बोलते हैं। मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन, प्रीम, ठीक है, प्रीमोलर्स, कैनाइन, सामने वाले दो साइड वाले दांत होते हैं ना छीलने वाले, वो कैनाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मतलब कैनाइन डिजीज क्यों हुई, तो वो किसी वायरस की वजह से, सॉरी, कैनाइन डिजीज थी। और ये 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा भारत। 10th नंबर का क्वेश्चन है, सेव द सी मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन कौन सी जगह का है? बीज बचाओ आंदोलन, आंदोलन वाला भी बीज बचाओ आंदोलन, और ये वीडियो भी मैं ले चुका हूँ। ठीक, यानी कि ये वाली टॉपिक्स भी आपको कवर हो चुके हैं। और ये देखो, इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये कॉमन क्वेश्चंस है। तो हिमालय तलहटी, पूर्वी घाट, सुंदरबंस, या उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र। हिमालयन फुटहिल्स, ईस्टर्न घाट, सुंदरबंस और प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सेव द सीड्स मूवमेंट्स कहाँ कहाँ है? उत्तराखंड का, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का, उत्तराखंड मतलब आएगा इसमें ऑप्शन, ना तो ईस्टर्न घाट, ना सुंदरबन, ना प्लेन्स। ऑप्शन ए हिमालयन फुटहिल्स। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? अब ये ध्यान रखना, मेल वाला मत, इसको अगर आप रीड नहीं करोगे और फिर आपको देखोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर, करेक्ट, तो ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि यार मेरा तो सही था, फिर आंसर, आंसर की सी दे रखी है, डी दे रखी है, जो भी दे रखी है, तो ये गलत कैसे हो गया? क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। पूछा बेमेल है, आपने मेल वाला ऑप्शन टिक कर दिया और यही देखते ही सही हो गया तो कर गया। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग का गेंडा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, लॉग गिबन, पश्चिमी घाट, लॉयन टेल्ड मकाओ। लॉयन टेल्ड मकाओ पे क्वेश्चन ले चुका हूँ, ये करेक्ट है। काजीरंगा वाला भी करेक्ट है। एक सींग का गेंडा गिर नेशनल पार्क एशिया करेक्ट है। जिम कॉर्बेट पार्क इन जनरल हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर्स के लिए फेमस है। और हेलॉक गबन एक तरीके की, हेलॉक गबन एक तरीके की क्या है ये तो चिंपैंजी की, चिंपैंजी वाली कैटेगरी में आता है ये। ठीक है, चिंपैंजी वाली कैटेगरी में आता है, और ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलता है। ठीक है, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? सी बेमेल पूछा है, सी बेमेल पूछा है, तो ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट आंसर, गलत मत करना। 12th नंबर पे आ जाओ। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? सिंपल है, वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के द्वितीय सप्ताह में। करेक्ट आंसर बता दीजिए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th का ए, ए इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से रीड करना इस क्वेश्चन को। ये मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग गलत करेंगे, बहुत सारे लोग गलत करेंगे, पहले ही बता देता हूँ क्यों, अभी आप देख लेना फिर। सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में मिलती है? इन विच फॉर्म सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ट्रांसवर्स वेव्स, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब लोग क्या होगा, चलो पहले सोच लो, ऑप्शंस गैस कर लो। लोग क्या जल्दी में रहते हैं थोड़ा एग्जाम में, सोचते कम है, मतलब तुक्का एकदम ऐसा, हाँ भाई यही है।
सोलर से और ओजोन, ओजोन ध्यान आएगा, सूर्य ऊर्जा, ओजोन लेयर, ओजोन हमारे किस काम आती है, अल्ट्रावायलेट को बचाने के काम आती है, तो बस वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो हम जिन जिन ने भी आंसर इसका ए किया है मैं बता दूं वो गलत है, ठीक है। ए जिन जिन ने भी किया है वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर है डी। अब डी क्यों है, क्योंकि ये तो बोल रहा है सूर्य से सोलर ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो सूर्य से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में निकलेगी ना। ये अलग बात है कि फिर उसमें अल्ट्रावायलेट जो है उसको रोक लिया जाता है, तो इंफ्रारेड को थोड़ी रोकता है। तो बाकी पूरे स्पेक्ट्रम में, पूरे स्पेक्ट्रम में वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सभी आ रही है ना। बस यूवी पे क्यों टिक किया, यूवी तो केवल, यूवी का क्या लेना देना, यूवी तो केवल ओजोन है, ओजोन उसको बचा रहा है। तो यूवी का क्या लेना देना इतना, ठीक है। इंफ्रारेड सारी वेव्स निकलेगी, बस ये है कि यूवी अपने लिए खतरनाक होती है, जिसको ओजोन बचा लेता है, तो उसके सूरज से केवल यूवी निकल रही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। जल्दीबाजी में यही होता है, ए ऑप्शन भी दिखता है, टिक कर दोगे आगे बढ़ जाओगे, फिर गलत हो जाएगा। 14th क्वेश्चन आ जाओ। सिंपल, सिंपल है लेकिन यही है। देखो सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। तो तैयारी ऐसे ही होती है, इजी हार्ड क्वेश्चन मिक्स करके हुए सिंपल क्वेश्चंस पूछा। रामसर सम्मेलन के बारे में पूछा है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, नम भूमि संरक्षण के लिए, क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए, वन संरक्षण के लिए, मृदा संरक्षण के लिए। तो किसके लिए, अद्र आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड्स, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए है ये। और इसमें कितनी साइड से, 75। मैंने 75 की लिस्ट आपको प्रीवियस क्लासेस में दे रखी है, पढ़ लेना। 15वां क्वेश्चन आ जाओ। टाइम, टाइम तो लगाना ही नहीं है, डायरेक्टली देखो। निम्नलिखित में से कौन से कोयले में अधिकतम कार्बन और कैलोरी मानी जाती है। कोल या कोयले में मैक्सिमम कौन सा कार्बन परसेंटेज है। एनसीईआरटी का सवाल है, टेबल दे रखी है, सीधा सीधा क्वेश्चन करना। बिटुमिनस या नरम कोल, लकड़ी का कोल, लिग्नाइट या भूरा कोयल, या सख्त कोयला, एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो सबसे अधिकतम पूछा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अधिकतम मैक्सिमम पूछा है या फिर मिनिमम पूछा है, बेकार क्वालिटी का पूछा है, अच्छे क्वालिटी का पूछा है। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है अपना एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप आपके क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। 16वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन उर्वरकों की अधिकता से क्या होता है, क्या होगा। यह थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल है, क्या होगा। वृद्धि की समस्या, ग्रोथ प्रॉब्लम्स, फ्रूटनिंग प्रॉब्लम्स, फल लगने की समस्या है, कीट की समस्या है, ऑल ऑफ दीज। बताओ क्या होगा इसमें, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से क्या होगा अधिकतम। ग्रोथ प्रॉब्लम्स होगी, ये कैसे होगी बता देना। सोचना है, थोड़ा एनालिटिकल है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सभी समस्या होंगी। क्यों, फल लगने में तो समस्या नाइट्रो फर्टिलाइजर्स डालोगे तो उससे होगी ही, लेकिन वृद्धि में कैसे होता है, वो डीडीटी होती है, या फिर एक से दूसरे में बायोमैग्निफिकेशन, आपने टर्म सुना होगा बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। तो उससे ये समस्या होती है। तो इन जनरल इस तरीके के क्वेश्चन आया कि कुछ समस्या हो सकती है, तो ऑल ऑफ दीज हो तो हाँ भाई, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। जब तक कोई स्पेसिफिक ना पूछ ले तो ऑल ऑफ दीज होगा। तो 16 का करेक्ट आंसर है डी। 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिंचाई जल में लवणीयता, सैलिनिटी की बात कर रहा है। सिंचाई जल में लवणीयता नापी जाती है। सैलिनिटी इन इरिगेशन वाटर इज मेजर्ड बाय, ठीक है, किससे से एस ए आर वैल्यू, एस ए आर क्या है पहले तो यही बता दो, ठीक है। ऐसे आर क्या है, विद्युत चालकता द्वारा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पीएच मान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, नोटा, ठीक है। आप सोचिए जब तक मैं सार का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार नहीं, ये तो सार, सार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पीएच द्वारा तो एल्कलिनिटी नापी जाती है, ठीक है। पीएच द्वारा क्या नापी जाएगी, उसमें कितनी अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय नापी जाएगी पीएच द्वारा। तो एसिड बेस इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। सार किस लिए, इन जनरल टर्बिडिटी को नापती, ठोस कितना, हार्ड वाटर सुना है, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर मतलब सोडियम कंटेंट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट, तो ये अपना जितना कम होता है सार वैल्यू ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम, और ये इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम का। तो सार वैल्यू इन जनरल टर्बिडिटी को नापती है, किसको नापती है, टर्बिडिटी या फिर हार्ड वाटर को। लेकिन इसका जो होगा सैलिनिटी, जो नमक, ये सैलिनिटी है इरिगेशन वाटर में, वो किसके द्वारा नापी जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा इसका नापी जाएगी। स्पेसिफिक पैरामीटर है, ठीक है, स्पेसिफिक पैरामीटर है, तो उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। 18 पे आ जाइए। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन खतरा किसके परिणाम स्वरूप है। लैंडस्लाइड्स पूछ रहा है, और किसके लिए रीजंस पूछ रहा है, कॉजेस पूछ रहा है, क्यों हो रही है ये।
सड़कों में कटाव, भूकंपीय गतिविधि, वनों की कटाई, शहरीकरण। भूकंपीय गतिविधि तो है भैया, इतना तो पता है, तो सेकंड वाला तो आएगा ही आएगा, तो केवल एक तो हो नहीं सकता। सड़कों में कटाव भी है, पहाड़ों में सड़कों में कटाव, तो ये तो इसमें आ ही रहा है। वनों की कटाई भी है, वनों की कटाई है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो 1 2 3 तो आएगा ही, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा अपने पास सी और डी। सी और डी। शहरीकरण, बिल्कुल शहरीकरण। आप हिमाचल में, हिमालय उत्तराखंड में, और रिसेंट एग्जांपल दे लो ना, इतना क्यों दूर दूर जाना है, जोशीमठ का देखो ना यार। जोशीमठ पे वीडियो भी ले रखा है मैंने, ठीक है, जोशीमठ पे वीडियो भी बनाया हुआ है। टर्की में वो भूकंप आया, उस पर भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो जोशीमठ का आंसर आते ही आपको करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल 1 2 3 4। खनन के पश्चात उसी भूमि के मूल अवस्था अथवा उससे भी बेहतर अवस्था की ओर लौट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल है। पुनर्सजा, पुनर्सजन, क्रांति या भूमि उद्धार। भूमि उद्धार, रिजुविनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजुवनेशन। रिजुवनेशन नहीं, रिक्लेमेशन, हाँ रिजुवनेशन। लैंड रिक्लेमेशन, भूमि रिजुवनेशन। तो ये अपना हो गया भूमि उद्धार, करेक्ट आंसर हो गया डी। सीधा डेफिनेशन बेसिस पे था, डेफिनेशन भी आ सकती है, तो डेफिनेशन बेसिस पे था। अगला क्वेश्चन आ जाओ। इनमें से कौन सा कीटनाशक नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, कीटनाशक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड पे है, कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है? डीडीटी तो है, इतना तो मैं जानता हूँ, डीडीटी तो है, तो ये तो नहीं होगा, नहीं पूछा है क्योंकि। अब है मत देना। मेलेथियन, ये भी है। मिथिल एल्डिहाइड, ये भी है। पर ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल, ये कोई ऐसा सच फर्टिलाइजर, या फिर ये एक तरीके से फर्टिलाइजर बोल लो इसको, ये पेस्टिसाइड नहीं है, ठीक है। पेस्टिसाइड नहीं है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इसमें इफ एंड बट नहीं। इजी इजी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सौर ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति, वायु एवं भूतापीय ऊर्जा किसकी उदाहरण है? सोलर, हाइड्रो, किसके एग्जाम्पल है? अनविकरणीय, नवीकरणीय, नाभिकीय या चुंबकीय। चुंबकीय का तो क्या लेना देना इसमें, नाभिकीय न्यूक्लियर वाला तो क्या लेना देना इसमें। ठीक है, अब इन दोनों में से एक है, तो नवीकरणीय तो है ही भाई, न्यूक्लियर रिन्यूएबल एनर्जी है, दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। गलती मत करना, इजी क्वेश्चन है। निम्न फसलों पर विचार कीजिए। रतनजोत, चुकंदर और केसावा। जैव ईंधन फसलों के लिए कौन कौन से यूज हो सकते हैं इसमें? बायोफ्यूल में कौन कौन से यूज हो सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। जेट्रोपा, शुगर बीट, कसावा। रतनजोत, चुकंदर, केसावा। बायोफ्यूल, मिथेनॉल इकोनॉमी, बायो इथेनॉल में, या जनरल जैव ईंधन। बायोफ्यूल में कौन से यूज हो सकते हैं? तो बायोफ्यूल में तो इन जनरल ये सारे यूज हो सकते हैं जो जो ऑर्गेनिक है, जो जो ऑर्गेनिक है, जैविक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक तो तीनों ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, ऑल। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 24। एक क्वेश्चन और बचा है, 2425, टाइम भी ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे में लगभग कवर हो जा रहा है। किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? एनसीईआरटी में तो डायग्राम दे रखा है, अब डायग्राम वाले क्वेश्चन तो गलत मत करो, कम से कम एनसीईआरटी के चित्र तो देखा करो, एनसीईआरटी इसमें क्या क्या है। तो ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन, सब एल्पाइन एवं एल्पाइन वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कौन से कहाँ आ रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए कौन से कहाँ पर है। कांटेदार वन इन जनरल कहाँ पर है? जैसे राजस्थान वाले इलाके में जहाँ पानी की समस्या है। सब एल्पाइन और एल्पाइन कहाँ पे है? हिमाचल, और उसमें हिमाचल माउंटेनियस एरियाज में है, माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है, पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में ये है। फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, एवरग्रीन वाला है तो आपको पता है ये वेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, गंगा किनारे मिल जाएंगे, उत्तर पूर्व में मिल जाएंगे, ये सब आपके एवरग्रीन वाले मिल जाएंगे। और उष्ण कटिबंधीय नाम पढ़ पाती है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, बाकी लगभग सब जगह ये वाले मिल जाएंगे आपको। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ? सबसे ज़्यादा हुआ ए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए था कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है। मेरा प्यारा भारत। ठीक है, तो यहाँ तो एवरग्रीन मिल रहे हैं, यहाँ भी एवरग्रीन मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी थोड़े बहुत हिमाचल के आसपास भी एवरग्रीन मिलते हैं। और लेकिन फुट हिमालय इधर एरियाज में कौन से वाले मिलेंगे? ये वाले सब एल्पाइन, सब एल्पाइन। और ये थॉर्न वाले कहाँ मिलेंगे? कांटे वाले राजस्थान वाली साइड में, कुछ एक यहाँ पे भी मिलते हैं, कुछ एक यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से छुप जाता है, कर्नाटका वाला एरिया, कर्नाटका वाला एरिया और वेस्टर्न घाट्स की वजह से छुप जाता है।
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सभी जगह पर सभी प्रकार की वनस्पतियां कौन से इलाके में पाई जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार पे इन जनरल सभी पाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। सभी प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? सभी प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है जी? नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई जाती है। मैप बना के प्रैक्टिस करके ऐसे एक्साइटेड एनवायरनमेंट को थोड़ा एंजॉय लेके पढ़ो तो मजा आएगा आपको। निम्नलिखित में से किसकी संख्या खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी होती है? प्रोड्यूसर्स की होती है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स की होती है कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स की होती है कि डिकम्पोजर्स की होती है? तो सर्वाधिक तो किसकी होती है? प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इन्हीं को उत्पाद करना पड़ेगा ना। उत्पादन उत्पादन तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी सब तो इसके ऊपर डिपेंड है, बाकी सब तो इन पर डिपेंड है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? प्रोड्यूसर्स का। पिरामिड वाला देखा हुआ भी आपने सवाल, नीचे नीचे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स या फिर उत्पादक। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 26 कैसे होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में मिस किया हुआ था। द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक, एक झील में द्वितीय पोषक स्तर। लेक या फिर झील, सेकंड लेवल पूछा है, सेकंड लेवल, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पूछा है। तो सबसे नीचे तो कौन से होते हैं? सबसे नीचे तो बेंथोस तो जोन है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स पादप पल्प होंगे। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे ये आ जाएंगे जंतु पल्प होंगे, फिर उनको मछलियां खा जाएगी। ठीक है। तो सबसे बेंथोस तो नीचे वाली जोन हो गई, फिर इसमें पादप पल्प फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, फिर इसको खाएंगे ये और इसको खाएंगी मछलियां। ठीक है। तो सबसे सेकंड नंबर पे कौन सी आ गई? जंतु पल्प, जू प्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन। करेक्ट है। करेक्ट आंसर बी है। सिंपल था, इजी था। आई होप आपके ये 25 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मिस था इसलिए 26 है। 25 क्वेश्चंस में आई होप आपके 23 क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे, एक दो थोड़ा आपके वो थोड़ा एनालिटिकल में गलत हुए होंगे, तो आपको ये कोशिश करनी है कि वो भी सही हो जाए। ठीक है। जैसे कि वो सूर्य वो सोलर ऊर्जा वाला था, वो थोड़ा गलत हुआ होगा, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी आपको डाउट आए होंगे। ठीक है। तो इसलिए थोड़े से टिपिकल, थोड़े ईजी, थोड़े हार्ड, यही स्ट्रैटेजी। जय हिंद, जय भारत।